गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल की क्लास तक अपनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी को हम बोले थे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कंप्लीट हो गई थी। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रमन स्पेक्ट्रम पढ़ना है अपने को। तो रमन स्पेक्ट्रम, इसी के अंदर आएगा अपना रमन इफेक्ट। रमन स्पेक्ट्रम वाले में क्या आएगा? रमन इफेक्ट आएगा। इसी के अंदर आएगा अपना रमन इसी में आ जाएगा रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट, दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। देखिए इन सभी के नाम के आगे रमन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग और रमन स्पेक्ट्रम तीनों की खोज एक साइंटिस्ट था सीवी रमन, इसके द्वारा की गई। तो ये रमन वैसे कोई, पर जैसे आईआर स्पेक्ट्रम था तो हमने क्यों बोला? क्योंकि उस स्पेक्ट्रम को दर्शाते समय मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? प्रकाश के आईआर रीजन से रेडिएशन अवशोषण कर रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रमन तो कोई रीजन तो होता नहीं है। तो ये जो रमन स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग है, इनकी खोज या इनके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सीवी रमन, उसके द्वारा बताया गया। उसी के नाम पर इन्हें रमन स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। अब क्या होते हैं तीनों में देखें तो इसमें आता है कि जब कोई भी पारदर्शी पदार्थ हो, जैसे कि पारदर्शी पदार्थ के रूप में बेंजीन ले लिया, या फिर हमने क्या ले लिया? टोलुइन ले लिया। तो इसमें क्या आएगा कि जब किसी भी पारदर्शी पदार्थ के ऊपर एक वर्णी प्रकाश है, उसकी रेडिएशन गिराई जाती है। एक वर्णी प्रकाश का मतलब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का हिंदी क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश या एक वर्णी विकिरणें गिराई जाती हैं, तो इस पदार्थ में से गुजरने के बाद वे विकिरणें क्या हो जाती हैं? इधर उधर प्रकीर्णित हो जाती हैं। इस क्रिया को रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस क्रिया की खोज या इस क्रिया के बारे में सबसे पहले रमन नामक साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसे रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो रमन स्कैटरिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जब किसी पारदर्शी पदार्थ, इसमें लिखा जाएगा कि सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे बेंजीन या टोलुइन में से एक वर्णी प्रकाश विकिरणों को या मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन को, लाइट ऐड कर देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन को गिराया जाता है, तो उस पदार्थ में से गुजरने के बाद वे विकिरणें इधर उधर मतलब कि ऐसे सीधे नहीं जाती, ऐसे प्रकीर्णित हो जाती उस पदार्थ में से गुजरने के बाद में। इस क्रिया को रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विकिरणें प्रकीर्णित हुई ना इस पारदर्शी पदार्थ में से गुजरने के बाद में, इन विकिरणों की तीव्रता या फिर इन विकिरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो इन ओरिजिनल या आपतित या इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ रेडिएशन होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी इस पदार्थ में से गुजरने के बाद जो निकलेगी ना, उनमें से कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होंगी, जबकि कुछ लाइनें या कुछ विकिरणें ऐसी भी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी इन विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, जबकि कुछ विकिरणों की फ्रीक्वेंसी इन विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से या रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश के गुजरने के बाद में जो उन लाइनों की या फिर उस विकिरणों की जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। स्कैटरिंग या जो प्रकीर्णन की क्रिया होती है, तो प्रकीर्णन की क्रिया होने के बाद में जो विकिरणें होती हैं, प्रकीर्णित विकिरणें, उनमें से कुछ विकिरणों की आवृत्ति आपतित होने वाले विकिरणों की आवृत्ति के समान होती है, जबकि कुछ की इनसे ज्यादा होती है, जबकि कुछ की इनसे क्या रहेगी? कम रहेगी। तो लाइनों की जो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जो हमें इन प्रकीर्णित होने वाले विकिरणों से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उसी स्पेक्ट्रम को यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है।
आगे बात समझ में? तो हमने बता दिया प्रकीर्णन के बाद में 3 प्रकार की लाइंस बनेंगी, तीनों के नाम अलग अलग रहेंगे। एक को बोलेंगे हम स्टोक लाइन, दूसरे को बोलेंगे हम एंटी स्टोक लाइन और तीसरे को बोलेंगे हम रमन लाइंस। तो रमन लाइंस तो वे होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित होने वाली विकिरणों की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। स्टोक रेखाएं वे होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित होने वाली विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी, और एंटी स्टोक लाइंस वे होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित होने वाले विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से हमें जो रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उस स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार की लाइनें प्राप्त होंगी? 3 प्रकार की लाइनें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हम यहाँ पे तीनों प्रकार की लाइनों को बनाएंगे। देखिए रमन स्पेक्ट्रम बनेगा, उसमें जो लाइनें बनेंगी उनको किस प्रकार से शो करेंगे हम। तो रमन स्पेक्ट्रम डेफिनेशन में तीनों की डेफिनेशन होगी, रमन स्कैटरिंग की भी होगी, रमन इफेक्ट की भी होगी और रमन स्पेक्ट्रम की भी होगी। इससे अपना निकला है कंक्लूजन कि 3 प्रकार की लाइनें यहाँ पे बनेंगी। तो यहाँ पे हम रमन स्पेक्ट्रम में जो 3 प्रकार की लाइनें बनती है उनको शो करेंगे। ये यहाँ पे एनर्जी है, इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो 3 प्रकार की लाइनें प्राप्त होंगी, उनको देखें हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखें इसमें आएगा, यहाँ से लेवल इक्वल रखेंगे, हम मान लें कि ये पदार्थ है यहाँ पे जिसमें से हम रेडिएशन गुजार रहे हैं, पास कर रहे हैं। यहाँ से रेडिएशन चली थी सोर्स से, यहाँ उसके पास पहुंच गई, इसमें से ये वापिस आ गई, मतलब वापिस हो गई। तो ऊपर ही जाते हैं, वापिस नहीं आते, लेकिन अपन लिख रहे हैं कि ये वापिस आने वाली है। तो ये तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपतित होने वाली या पदार्थ पे गिरने वाली, और ये उस पदार्थ में से प्रकीर्णित होने वाली है। इनके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग सीधे बना लेना, हाँ थर्ड इसमें बन जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक वी आई वी ए वी आई ये हो गया, ठीक है। अब देखें इन लाइनों में, देखो आपतित होने वाली विकिरणों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लंबी लाइन है, परिवर्तित होने वालों की, विकिरणित होने वालों की छोटी है। तो वे लाइंस 3 प्रकार की लाइनें प्राप्त होंगी। फर्स्ट लाइनें कौन सी होंगी इसके अंदर, स्टोक लाइंस। तो स्टोक लाइंस की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो स्टोक लाइनों की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वे रमन स्पेक्ट्रम में बनने वाली वे लाइंस जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित होने वाली विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से क्या हो, कम हो। फ्रीक्वेंसी कम है तो इनकी ऊर्जा भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी क्या है, समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या है, कम है, तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टोक लाइनें जो होंगी उनकी, या फिर यहाँ पे लिख दे, स्टोक लाइनों की वेवलेंथ है वो आपतित विकिरणों की वेवलेंथ से क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि आवर्ती और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आवर्ती में जो इनकी रिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ में रिलेशन उससे अपोजिट आएगा, स्टोक लाइनें होंगी। इन लाइनों को हम बोलते हैं रमन लाइंस, रमन रेखाएं ये। तो रमन लाइंस वे होती हैं जिनमें आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति समान है। आवृत्ति समान रहेगी तो इनकी वेवलेंथ भी क्या आएगी, समान आएगी। तो इनकी डेफिनेशन में ये लिख देंगे कि वे रमन स्पेक्ट्रम में बनने वाली वे लाइंस जिनकी आवृत्ति आपतित होने वाले विकिरणों की आवृत्ति के समान होती है, उन्हें रमन लाइंस के नाम से जाना जाएगा। थर्ड जो इसमें लाइनें बनेंगी, उन थर्ड लाइनों को हम बोलेंगे एंटी स्टोक लाइंस। एंटी स्टोक लाइंस में क्या होगा, ये देखो इसको देखने से श्योर है कि एंटी स्टोक लाइंस वे होती हैं रमन स्पेक्ट्रम में बनने वाली वे लाइंस जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज्यादा हो। दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है, तो
तो आपतित विकिरणों की फ्रीक्वेंसी से इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, और लेकिन इनकी वेवलेंथ है वो आपतित विकिरणों की वेवलेंथ से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम में हमें ये 3 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज है वो निम्न प्रकार से रहेगा। उसके बाद में एक हो रहा था इसके अंदर, वो रहेगा रमन शिफ्ट। ये रहेगा रमन शिफ्ट, हिंदी में बोल देंगे रमन विस्थापन। तो रमन विस्थापन क्या होता है, तो रमन स्पेक्ट्रम बनते समय या रमन स्पेक्ट्रम में आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति, यहाँ पे आई इंसिडेंट के लिए लिखा है, वी तो फ्रीक्वेंसी है ही, और ये जो ई है वो लिखा है इमिटिएटेड या फिर प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति को यहाँ पे ई से लिख दिया हमने, ई का मतलब उत्सर्जित बना दिया, ऐसे नहीं लिखा स्कैटरिंग का। तो रमन शिफ्ट क्या हो जाएगा कि रमन स्पेक्ट्रम में आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति में अंतर को रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे शो करेंगे डेल न्यू से, और ये रहेगा वी आई माइनस में वी ई। तो आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति के अंतर को रमन शिफ्ट या रमन विस्थापन के नाम से जाना जाता है। हो गया। अब देखिए इसके अंदर स्टोक लाइनों के लिए डेल वी पॉजिटिव आई नेगेटिव आई ये सब देखेंगे। तो अपने को पता है इनके लिए वी आई क्या है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो रमन विस्थापन है वो स्टोक लाइनों के लिए किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वी आई की वैल्यू ज्यादा है। रमन लाइनों के लिए, रमन लाइनों में इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो रमन लाइनों के लिए रमन शिफ्ट है वो क्या होता है, शून्य होता है। एंटी स्टोक लाइनों में वी आई क्या है, कम है, वी ई ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो रमन शिफ्ट या डेल वी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो एक डेफिनेशन हम इससे भी लिख सकते हैं कि स्टोक लाइनों के लिए रमन शिफ्ट है पॉजिटिव, रमन लाइनों के लिए 0 और एंटी स्टोक लाइनों के लिए रमन शिफ्ट है वो नेगेटिव में प्राप्त होता है। ये रहेगा आपका रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब आपको देखें रमन स्पेक्ट्रम कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रम कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं या रमन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं ध्रुवणता का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखें। रमन स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बाद में देखें कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता बोलते हैं इसको, ध्रुवणता की अवधारणा। और ध्रुवणता क्या होती है वो देखें। ध्रुवणता किस प्रकार से बताएंगे ध्रुवणता के बारे में हम। तो इसमें आएगा कि किसी मॉलिक्यूल पर, जैसे मॉलिक्यूल है अपना ए बी बोल देंगे या A2 बोल देंगे। A2 एक क्या है, मॉलिक्यूल है। जब किसी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत अक्षेत्र लगाया जाता है तो इस मॉलिक्यूल में चेंज क्या होगा देखें। जब किसी मॉलिक्यूल पर या किसी अणु पर विद्युत अक्षेत्र लगाया जाता है तो क्या होगा, उस अणु में जो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल होंगे इसके अंदर। विद्युत क्षेत्र में दो पोल मतलब कैथोड और एनोड दो बना दिए। अब इस A2 मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस A2 मॉलिक्यूल के ऊपर एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो इस विद्युत क्षेत्र के पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, और इस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव केटायन बन गया धनायन वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले या विपरीत आवेशित नेगेटिव पोल की तरफ चला जाएगा, चला गया। यानी ये जो A2 मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल या उदासीन था उसके अंदर क्या होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी। इस मॉलिक्यूल में क्या उत्पन्न होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी। ठीक है।
तो इसमें हम लिखेंगे कि जब किसी मॉलिक्यूल पर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के धनावेशित पोल की तरफ अपने से विपरीत आवेश की तरफ जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बनने वाला केटायन है वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा। चलेंगे यहाँ पे। ऐसा होने के बाद में उस अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। उस अणु में क्या हो जाएगी? ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि वो एक क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र के कारण हुई है ना इसके अंदर ध्रुवणता उत्पन्न। तो विद्युत क्षेत्र के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हुई, इसका मतलब द्विध्रुव किसके कारण से बना है? ये विद्युत क्षेत्र के कारण। इस कारण से इसे इंड्यूस्ड डाइपोल या प्रेरित द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। यानी A2 मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल था पहले वो डाइपोल बन गया किसके कारण से? जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र ने इसको प्रेरित किया है डाइपोल बनने के लिए, तब इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल या प्रेरित द्विध्रुव के नाम से इसे जानते हैं। अब माना हम कि यहाँ पे इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण आया है प्रेरित इसका वो आ जाएगा म्यू। प्रेरित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू है और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य है वो एफ है। तो म्यू इज इक्वल टू प्रेरित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आएगा L5। पहले इक्वेशन ये आएगी कि इस प्रकार किसी मॉलिक्यूल पर विद्युत क्षेत्र लगाने से उस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा एफ। ये आ गया। अब यहाँ पे ये अल्फा नहीं है, समानुपाती है। इसमें म्यू तो क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, एफ हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए जो आया है समानुपाती के साइन को हटाने के लिए वो ए यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो उस ए को हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता के नाम से इसे जाना जाएगा। तो ये क्या रहेगी? ए यहाँ पे क्या है? ध्रुवणता मानी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार की ध्रुवणता है उसके लिए क्या बोला जाएगा कि जो रमन स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट था वो होना चाहिए। वे मॉलिक्यूल्स जिनमें पहले से ही स्टेबल या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है केवल वे मॉलिक्यूल ही आईआर एक्टिव होते हैं। क्योंकि आईआर एक्टिव होंगे तो आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है। डाइपोल मोमेंट में चेंज तभी होगा जब पहले से उसमें क्या हो? डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो। यदि पहले से ही म्यू की वैल्यू 0 हो यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, यानी ये आईआर क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद में इसमें ये बात आती है कि लेकिन वे मॉलिक्यूल्स जो आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति क्या हो? वे इनएक्टिव हों, लेकिन वे मॉलिक्यूल जैसे H2 है, N2 है, O2 ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनके लिए डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये आईआर तो इनएक्टिव होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं? रमन एक्टिव होते हैं। रमन एक्टिव क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब इनका रमन स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा? ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। और रमन स्पेक्ट्रा किसके कारण से बनता है? अणु में उत्पन्न होने वाली पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता के कारण से बनता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वे मॉलिक्यूल्स वे अध्रुवीय या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं? इनएक्टिव या अक्रिय होते हैं, वे रमन एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन अणुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाने से इनमें जो ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और इनकी ध्रुवणता है वो इनमें इन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन और रोटेशन होने से इन मॉलिक्यूल की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और जब इनकी पोलराइजेबिलिटी परिवर्तित हो जाएगी इसका मतलब ये रमन एक्टिव हो जाएंगे यानी रमन स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे। ठीक है। जैसे आईआर स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम दर्शाने के बाद में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है। उसी प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम दर्शाने के बाद में मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता में चेंज होना चाहिए। अब द्विध्रुव आघूर्ण में तो चेंज नहीं हो पाता वाइब्रेशन से, लेकिन पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता जो होती है वो वीक होती है, कम। ठीक है। इस कारण से
मॉलिक्यूल्स में रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते समय जो वाइब्रेशन या रोटेशन होते हैं उनके कारण से मॉलिक्यूल की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी चेंज हो सकती है। इस कारण से वे मॉलिक्यूल्स जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनएक्टिव होते हैं, क्यों, म्यू इक्वल टू 0 होने के कारण से वे मॉलिक्यूल से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शा सकते हैं, यानी वे रमन एक्टिव कहलाते हैं। आगे समझ में, ये था आपका कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। इसी के साथ में यूनिट्स यहीं तक क्या कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।